भारत के हर एक इंसान को जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझता है, उसे संविधान के साथ साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बाबा साहब ने अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखा है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा के आखिरी 2 चैप्टर 5 और 6 को बताने जा रही हूँ। चैप्टर 5 में एक डॉक्टर के उचित इलाज न करने की वजह से एक युवती की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को यंग इंडिया में पब्लिश किया गया था और चैप्टर 6 में एक युवा क्लर्क को डरा धमका कर नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 5 से शुरू करते हैं। ये काठियावाड़ के एक गांव की एक स्कूल शिक्षक के द्वारा लिखा पत्र है जो यंग इंडिया में 12 दिसंबर 1929 को छपा था। इस पत्र में लेखक अपनी पत्नी के इलाज हेतु एक हिंदू डॉक्टर को राजी करने के बारे में है। वे लिखते हैं, इस महीने की 5वीं तारीख को मेरे बच्चे का जन्म हुआ और 7 तारीख को मेरी पत्नी बीमार पड़ने लगी। सांस लेने में मुश्किल होने लगी, छाती में सूजन और पसलियों में तेज दर्द होने लगा। मैंने एक डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसने हरिजन के घर आने से इनकार कर दिया और बच्चे को देखने से भी मना कर दिया। तब मैं नगर सेठ और गरासिया के दरबार गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने विश्वास दिलाया। मैंने डॉक्टर को 2 रुपये फीस दी। डॉक्टर एक शर्त पे इलाज करने को तैयार हुआ कि वे हरिजन बस्ती के बाहर मेरी पत्नी को देखेंगे। तो मैं अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। डॉक्टर ने थर्मामीटर एक मुस्लिम को दिया। मुस्लिम ने मुझे और मैंने पत्नी को दिया और इसी क्रम में लौटाया भी गया। तापमान देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि पत्नी को निमोनिया है। डॉक्टर वहाँ से चला गया और निमोनिया की दवा भेज दी। मैं अलसी के बीज ले आया और अपनी पत्नी की तबीयत में सुधार के लिए उसे देने भी लगा। डॉक्टर ने दोबारा देखने से मना कर दिया, जबकि मैंने उसे 2 रुपये की फीस भी चुकाई थी। बीमारी जानलेवा, अब भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है। दोपहर के 2 बजे मेरी पत्नी की जिंदगी का दिया बुझ गया। मेरी पत्नी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इसमें शिक्षक का और डॉक्टर का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि शिक्षक को बदले की कार्यवाही का डर था। डॉक्टर ने शिक्षित होने के बावजूद भी गंभीर हालत से पीड़ित को थर्मामीटर लगाने से इनकार कर दिया और सही इलाज न मिल पाने की वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने उस कोड ऑफ कंडक्ट को दरकिनार करते हुए, जो कि उसके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उसने हिंदू होकर किसी को छूने के बजाय अमानवीय बनकर मरीज को न छूना ही बेहतर समझा। अब इस पुस्तक की आखिरी घटना की ओर चलते हैं। ये चैप्टर एक बैठक जो 16 मार्च 1938 दादर बॉम्बे के ऊनी मिलों के पीछे भंगियों द्वारा आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री इंदुलाल यादनिक थे। इस सभा में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव सुनाया। वह कहता है, मैंने वर्नाकुलस फाइनल एग्ज़ाम पास किया था। क्लास 4th तक मानक अनुसार अंग्रेजी का भी अध्ययन कर लिया था। बम्बई नगर पालिका में रोजगार हेतु टीचर के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन मैं फेल हो गया क्योंकि कोई वैकेंसी ही नहीं। फिर मैंने बैकवर्ड क्लास ऑफिसर अहमदाबाद में तलाती यानी मुंशी के पद हेतु आवेदन किया। फरवरी की 19 तारीख 1936 को मुझे तलाती अपॉइंट कर दिया गया और मेरा ऑफिस
मामलतदार कार्यालय, जो कि बोरसाद खेड़ा जिला में था। मैं कभी गुजरात नहीं आया था और मुझे पता नहीं था कि ऑफिस में भी लोग मुझे अछूत ही समझेंगे। साथ ही मेरे आवेदन पत्र में हरिजन होने का उल्लेख भी किया गया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कार्यालय में सभी को पहले ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जब मैं वहाँ मुंशी का पद संभालने पहुँचा तो क्लर्क का रवैया देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अवमानना भरे शब्दों से पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, मैं एक हरिजन हूँ। उसने कहा, चलो दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे इतने नज़दीक खड़े होने की? वो तो तुम दफ्तर में हो, बाहर कहीं मिल जाते तो 6 लात मारता मैं तुम्हें, यहाँ आने का दुस्साहस करने के लिए। उसने मुझसे सर्टिफिकेट और अपॉइंटमेंट लेटर ज़मीन पर रखने को कहा। बाद में उसने सर्टिफिकेट उठाए। कार्यालय में पानी पीने के लिए भी काफ़ी परेशानी होती थी। बरामदे में पानी से भरे डिब्बे रखे हुए थे। इन डिब्बों का प्रभारी एक वाटरमैन था, जो पानी की ज़रूरत होने पर पानी देता था। जब पानी का अभाव होता तो वो वाटरमैन पानी निकाल कर खुद भी पी सकता था, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं इन डिब्बों को छू भी नहीं सकता था। मेरे लिए एक अलग से जंग लगा घड़ा रखा हुआ था, जिसे न कोई छूता था न कोई साफ करता था। मुझे ही उसे धोना पड़ता था। साथ ही पानी पीने के लिए वाटरमैन के ऊपर निर्भर करना पड़ता था, पर उसे मुझे पानी देने का विचार कुछ खास पसंद नहीं आया। यह देख कर कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, धीरे से वो निकल जाता था और मुझे पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। रहने के लिए घर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम था। हिंदू घर नहीं देते और अछूत इसलिए नहीं देते कि हिंदू उन्हें परेशान करेंगे। भोजन के लिए भी दिक्कतें थीं। सुबह शाम भूजा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था और रात में ऑफिस के बरामदे में फर्श पर ही सो जाता था मैं। 4 दिन बीते और ये सब मेरे लिए असहनीय हो रहा था। मैं अपने पैतृक गांव जैंतरल चला गया, जो बोरसाद से 6 मील की दूरी पर। रोज मुझे 6 मील अप डाउन पैदल ही करना पड़ता था। 1.5 महीने तक ऐसा चला। इसके बाद मुझे काम सीखने के लिए दूसरे मुंशी के पास भेजा गया, जो जंतरैल, खापुर और सैजपुर का प्रभारी था। उसने मुझे काम के नाम पर कुछ नहीं सिखाया था। गांव के मुखिया भी मुझे पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि तुम्हारे भाई, पिता और सभी साथी दफ्तर में झाड़ू लगाते हैं और तुम हमारी बराबरी में दफ्तर में बैठना चाहते हो। ध्यान रहे, बेहतर होगा कि तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। एक दिन मुंशी ने मुझे जनसंख्या तालिका को तैयार करने हेतु सैजपुर भेजा। मैं गया। कार्यालय के दरवाजे पे खड़ा होकर मैंने सबको गुड मॉर्निंग कहा। किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैं वहाँ लगभग 15 मिनट तक खड़ा रहा। इन सब घटनाओं से मैं काफ़ी दुखी हो चुका था और मेरा दिमाग भी काफ़ी थक चुका था। इसके बाद मैं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुंशी और मुखिया ने मुझे कुर्सी पर बैठा देखा और वे वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व एक पुस्तकालय के लाइब्रेरियन ने किया था। मुझे बाद में पता चला कुर्सी उनकी थी। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। एक भंगी का कुत्ता कुर्सी पर बैठेगा। उन्होंने मुझसे कुर्सी छीन ली और मैं ज़मीन पर बैठ गया। भीड़ मुझे क्रोध से गालियां देने लगी और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने लगी। मैं उनसे विनती करने लगा कि मुझ पर दया करो, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था खुद को कैसे बचाऊं। मैंने उनसे आग्रह किया
कि कृपया मुझे एक पेज और एक पेन दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया और मैं उस पर बड़े अक्षरों में सारी घटना मामलतदार तालुका बोरसाद को लिखी, जो लाइब्रेरियन ने पढ़ा और उसे तुरंत फाड़ने को कहा। मैंने वैसा ही किया। इसके बाद लाइब्रेरियन बोला, तुम भंगी हो, तुम्हें हम मुंशी के रूप में कैसे स्वीकार करें? हम नहीं स्वीकार कर सकते। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की और नौकरी छोड़कर वापस चले जाने का भी वादा किया। 15 दिन के बाद मैं अपने माता पिता के पास वापस लौट आया। दोस्तों, ये घटनाएं सच्ची हैं और दुखदाई भी हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने नॉलेज को और बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।